चैप्टर का पहला पार्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में क्या क्या चीजें हैं? जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है बेटा, इसके यदि हम पार्ट्स देखते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, है ना। सबसे पहले देखो, इस जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स है, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, इनका वर्गीकरण क्या है। अंग्रेजी में इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं और हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है कि वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट इसमें से 6 नंबर का मिलेगा आपको, है ना। इस वाले चैप्टर में देखोगे तो यहाँ पर कितने नंबर का आना है, इसमें से 6 नंबर का आना है। इस चैप्टर में से 6 अंक का आएगा बोर्ड के हिसाब से, और ये सीखने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो सारे के सारे चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआती पार्ट है, क्योंकि अभी तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं जानते। ये छठा चैप्टर है। कुल मिलाकर के 12th में 10 चैप्टर होते हैं, जिसमें छठा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। छठा चैप्टर तो पहले इसमें एक तो वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा नाम पद्धतियां होंगी। नाम पद्धति मीन्स उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तीसरा सी एक्स यानी कि कार्बन और हेलोजन की प्रकृति, इसका नेचर जानेंगे। जो सी एक्स है, कार्बन, ये कार्बन हो गया, और एक्स मीन्स हेलोजन होता है बेटा। एक्स का मतलब होता है जहाँ पर फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, ये हेलोजन, इस एक्स की जगह हम इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। ये कॉमन नेम है इसका, है ना। विरंजन का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर बनाने की विधि, कैसे कैसे हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं और हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। ये दो पार्ट्स हैं इसके, है ना। एक हेलो एल्केन्स है और हेलो एरीन्स है। अब बताएंगे क्या है। दूसरा इसमें देखो बेटा, इनकी भौतिक गुण यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी होंगी। उसके बाद आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर ये दो विधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती इसमें, और ये तीसरा पार्ट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका पॉलीहेलोजन यौगिक, ठीक है ना, कि पॉलीहेलोजन यौगिक क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक लास्ट है ये परिवर्तन हेलो एल्केन्स। परिवर्तन हेलो एल्केन्स, इनका कन्वर्जन है कि एक फॉर्म से हम दूसरे रूप में कैसे इनको बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसमें पढ़ेंगे, और लास्ट में इसमें हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये जानना जरूरी है कि हेलो एल्केन्स हुआ क्या, है ना। तो यहाँ देखो बेटा, हेलो एल्केन्स होता क्या है, यदि हम इसमें देखेंगे तो हेलो एल्केन्स है, देखो पहले है इसमें हेलो। हेलो शब्द का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर हेलो शब्द का मतलब है, ये हेलो शब्द का मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, हेलो एल्केन्स, है ना। दो पार्ट से बना हुआ है, एक तो हेलो शब्द लिखा हुआ है इसमें, और दूसरा लिखा हुआ है एल्केन्स, ठीक है ना। तो हेलो का मतलब हो गया हेलोजन से। तो यहां पर क्या होगा, हेलोजन ग्रुप्स होंगे। तो हेलोजन ग्रुप्स क्या होते हैं, हेलोजन के तत्व कौन कौन से बेटा, ये होते हैं हेलोजन के तत्व, याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जनरली हम हेलोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो हम उपयोग करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन का हो गया, इनका उपयोग करते हैं किसके रूप में, हेलोजन के रूप में।
और एल्केन्स। उसके बाद हेलो एल्केन्स मीन्स यानी कि एल्केन्स कौन से होते हैं? एल्केन होते हैं जिन जैसे कोई कार्बन हमारे पास है और इसकी जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? कोई बता सकता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कोई बता सकता है? कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है ना? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती 4। इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 4। और जो इसका जो क्या माना जाता है परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है ना? अभी इसके बारे में बताएंगे इसकी 4 वैलेंसी कैसे हो सकती है, ठीक है ना? तो यहां पर देखोगे तो इसकी 4 वैलेंसी यदि सिंगल बॉन्ड से पूरी पूरी हो, एकल बंध इसको इस टाइप से, तो इसे कहा जाता है एल्केन्स, ठीक है? एल्केन में क्या होता है, जो कार्बन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होता है बेटा? जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से यदि पूर्ण हो रही हो तो वो होते हैं एल्केन्स, ठीक है ना? ये हेलो एल्केन्स का पार्ट देखा हमने कि हेलो शब्द का मतलब हुआ हेलोजन से, ठीक है ना? और एल्केन आप लोग क्या हो गए जिनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। अब हेलो एल्केन्स क्या हुई है, तो अलग अलग पार्ट करके हमने देखा, तो हम कह सकते हैं एल यानी कि एल्केन्स में से जो हमारे पास एल्केन है, एल्केन माने मान लीजिए हमारे पास मेथेन है, मेथेन से जब हम क्या करेंगे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह क्लोरीन ले लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या हुआ? हेलोजन एल्केन के हेलोजन के उत्पन्न, जो एल्केन है, एल्केन हमारे पास क्या है CH4 है और इसका हेलोजन व्युत्पन्न क्या होगा? जब हम इसमें हेलोजन लगाएंगे, यहां से हमने क्या करते हैं CH3Cl, तो एल्केन्स क्या हुए? यदि हम हेलो एल्केन्स कहेंगे तो एल्केन हेलो एल्केन हो गए एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न। थोड़ा सा यहाँ में कार्बन के बारे में जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि कार्बन इसके बाद हम कार्बन ही कार्बन देखते रहेंगे, क्योंकि कार्बनिक रसायन है, तो जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, है ना? मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? एक बच्चा हाँ ना हाँ बता दो बेटा। ठीक, आ रही ना? साफ नहीं आया बेटा मेरे को, क्या बोला है? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही? एक बच्चे तो देखो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कार्बन के बारे में बताते हैं, है ना? इंट्रोडक्शन उसका कार्बन का, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। देखो कार्बन क्या होता है बेटा, यदि हम कार्बन को देखते हैं, सबसे पहले कार्बन को जानते हैं, तो कार्बन क्योंकि सारी की सारी केमिस्ट्री अब कार्बन पर डिपेंड करेगी, है ना? तो कार्बन क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है ना? कितना होता है इसका कार्बन परमाणु क्रमांक? 6 होता है, ये सभी को मालूम है। इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, यहां पर देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहां पर देखेंगे तो इसके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एस का एक कक्षक होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एस का क्या होता है बेटा? एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे वाला एसई कक्षक है, इसमें भी क्या होंगे, एक कक्षक होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी के होते हैं 3 कक्षक, इस सभी को मालूम है, लेकिन इसके पास क्या होंगे, हुंड के नियम अनुसार एक तो यहां पर होगा और एक यहां होगा,
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास देखोगे तो ये है ग्राउंड स्टेट, इसको क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। थोड़ी सी यहां ध्यान ये रखना बेटा कि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखो तो यहां पर देखोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल दो है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है ना। तो इसकी संयोजकता होनी चाहिए थी दो, दो होनी चाहिए थी, लेकिन हम कहते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, एक बार बोलो तो। 4। गुड, कार्बन की संयोजकता 4, तो दो होनी चाहिए थी लेकिन यहां पर 4 हुई, क्यों हुई? देखो आज माने जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे माने एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वो युग्म बनाने के लिए ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने के लिए दूसरे से जुड़ते हैं, तो एक यहां पर जुड़ करके युग्म बनाए, एक यहां पर जुड़ कर दो, तो इसकी संयोजकता होनी चाहिए थी दो, ठीक है ना। यहां पर संयोजकता कितनी बता रहे हैं हम, 4, तो 4 कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो साइंटिस्टों ने इसमें देखा, उन्होंने कहा भाई इसमें तो दो ही संयोजकता होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन ये तो 4 का हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, 4 इसकी संयोजकता है ना। तो उन्होंने देखा इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, उन्होंने कहा इसमें कुछ कहानी और हो रही है। उन्होंने देखा जब तक तो कार्बन मूल अवस्था में है तो ऐसा रहता है, लेकिन जैसे कार्बन के नजदीक, ये कार्बन है ना बेटा, इसके नजदीक कोई हाइड्रोजन हो या कोई अन्य एलिमेंट हो, जैसे इसके नजदीक आता है तो एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होकर के ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड होकर के जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, देखो एक्साइटेड होकर के क्या होगा बेटा, यहां से जो 2s के इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप करके कहां चले जाता है, 2p में ही चला जाता है। देखो दो इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, एक यहां से निकल करके, पहले इसमें दो थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाता है, यहां पर क्या हो गए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 4। ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। जैसे कोई परमाणु इसके नजदीक आया तो ये उत्तेजित होकर के ऐसे बन गया। अब जब 4 बन गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, फिर इनकी ऊर्जा अलग अलग है भाई, 2s की ऊर्जा अलग होगी, ये कम ऊर्जा वाला है, ये थोड़ा ज्यादा वाला है, ये थोड़ा और ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली है। उन्होंने कहा ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन जब उसने कार्बन में देखा, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, देखो ये चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, ऐसे इन 4 संयोजकता के लिए उसने इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया। उन्होंने कहा इस बॉन्ड को तोड़ा तो उतनी ऊर्जा निकली, इसको तोड़ा तो उतनी ऊर्जा निकली, इसको तोड़ा तो उतनी ऊर्जा निकली, और इसको तोड़ा तो उतनी ही ऊर्जा निकली। तो उन्होंने कहा कि 4 बॉन्ड है इसमें, और 4 बॉन्ड को तोड़ने से ऊर्जा एक जैसे कैसे हो गई, ऊर्जा एक समान कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि इसके बीच कुछ हुआ है, और वो हुआ बेटा संकरण। संकरण एक प्रोसेस है जिसको हम अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संकरण, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये शब्द आप लोगों ने इनऑर्गेनिक भी सुना होगा, है ना। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि ये अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल पहले आपस में मिक्स हुए, ऐसे मिल गए, घुले गए बिल्कुल एकदम, ये मिक्स हुए, कौन से, 2s और 2p के जितने ऑर्बिटल है ना, 3 ऑर्बिटल p के और एक s के आपस में मिले, और ये जो 2s था ना बेटा, ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया sp3, एक s और 3 p मिलकर के sp3 बना दिया इसने। अब इसका नाम 2s नहीं है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बाद इसका नाम अब 2s नहीं है, ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा हमारे पास
sp3 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो 2px था इसका नाम भी हो गया sp3 और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें भी क्या था sp3 और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर भी sp3 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि एक s और 3p मिलकर के उन्होंने आपस में संयोग किया और sp3 बना दिया, है ना। और उसकी ऊर्जा क्या है, समान है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कहा जाता है ये समान ऊर्जा। तो उन्होंने कहा कि इसमें समान ऊर्जा भी होगी। ये जो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगे हैं ना, इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, समान होगी। एक कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से पूर्ण की जाती है बेटा। कितनी होनी चाहिए कार्बन की संयोजकता, चाहे वो डबल बॉन्ड से हो चाहे वो सिंगल बॉन्ड से हो, कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ये सबको समझ में आ गया। इसे मैं बार बार पूछूंगा बेटा आपको। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये ध्यान रखिए। उसके पास कम 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट समझ पाओगे, है ना। समझ में आए। और इनकी जो चारों सिंगल बॉन्ड है, इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना, इनको तोड़ेंगे तो समान ऊर्जा होगी। अब इन 4 की जगह कोई और ग्रुप आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन आ गया, तो ये हैलोजन क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन्स हो जाएंगे, क्योंकि एल्केन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है ना। चलो अब इसके वर्गीकरण में देखते हैं कि इसका वर्गीकरण क्या होगा। ठीक है, इसके वर्गीकरण को देखेंगे बेटा, तो जो हमारे पास कार्बन परमाणु है, ठीक है ना, कार्बन की सबसे पहले हम देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। यानी कि हाइड्रोकार्बन कौन हुआ, जो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बेटा, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। ये एल्केन है ना, ये मीथेन है। हमने कहा C2H6, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इनको कहा जाता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। ये शब्द याद रखिएगा, हाइड्रोजन का। तो ये कहता है देखो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, है ना। तो यहाँ पर क्या परिभाषा हो जाएगी, हेलो एल्केन्स की परिभाषा हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न या हेलो एल्केन्स का हैलोजन व्युत्पन्न, दोनों चीज सही है ना। हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब इनका वर्गीकरण क्या होगा बेटा, पहला होगा कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। जो कार्बन श्रृंखला हमारे पास है, कार्बन की जो श्रृंखला है उसके आधार पर होगा, है ना, कि किस प्रकार से हो सकते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर होना है, किसके आधार पर होना बेटा, ये होना है कार्बन श्रृंखला के आधार पर। तो कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसकी प्रकृति के आधार पर, है ना। तो कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर ये क्या होंगे, देखो कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर श्रृंखला कैसे हो सकती है कार्बन की। देखो कार्बन की श्रृंखला को हम समझते हैं, श्रृंखला का मतलब होता है बेटा एक श्रृंखला बनाना। जैसे आप बोलते हैं एक चेन में खड़े हो जाओ, तो चेन का मतलब ऐसा होता है एक कार्बन जुड़ा, दूसरे कार्बन जुड़ा, तीसरे कार्बन से जुड़ा, चौथा, पांचवा, ये कार्बन चेन हो गई। अब मान लीजिए हमने कहा कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब हम कहें 1 2 3 4, लेकिन पांचवा यहाँ हो गया, ये भी कार्बन श्रृंखला है, लेकिन यहाँ कार्बन की श्रृंखला 5 की है और यहाँ कार्बन की श्रृंखला 4 की है। ये जो पांचवा कार्बन, जबकि कार्बन कितने हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें श्रृंखला में कितने हैं, 4 है। यहाँ श्रृंखला में कितने हैं, 5 है। इसको और भी छोटी श्रृंखला की जा सकती है। जैसे देखो एक कार्बन ही हो गया, एक ही हो गया, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक की तरफ। इसमें भी कार्बन कितने, 5, लेकिन श्रृंखला में कितने हैं, श्रृंखला में 3। इसमें भी कार्बन 5 है, इसमें भी कार्बन 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें श्रृंखला में कितने हैं, इसमें श्रृंखला में 5 कार्बन है, लेकिन इसमें श्रृंखला में कितने हैं, 3 कार्बन है।
इसमें श्रृंखला में देखोगे तो इसमें 4 है, सॉरी, इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो ये श्रृंखला है, ये है श्रृंखला। और इन श्रृंखला के आधार पर, जो श्रृंखला होते हैं, श्रृंखलाओं के आधार पर हम जो उनका वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का होता है बेटा, वो देखो, ये है एलिफेटिक। पहले हम देखेंगे एलिफेटिक हैलोजन यौगिक में, और उसमें देखेंगे क्या, ये है प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीयक एल्किल हैलाइड्स हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, टर्सरी है ना। तो यदि हम देखेंगे कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, इनका वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो देखो कैसे हो सकता है। जैसे देखो यहां पर हम इसमें देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एलिफेटिक है, यौगिक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहां देखो बेटा, जैसे कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर देखो, एक हमारे पास जैसे हेलोजेंस है, हमने कहा CH3, एक है Cl, ठीक है ना, ये तो हेलोजेंस हो गया, हेलो एल्केन्स हो गया, है ना। यहां पर देखोगे CH3Cl, यहां चलो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ये बताता बेटा, है ना। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी कैसे हो जाएगा, पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। तो यहाँ प्राइमरी में क्या होगा, इसमें श्रृंखला तो रहेगी कैसे, जैसे हम प्राइमरी हेलो एल्केन्स कहते हैं, तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स कैसे होते होंगे, जैसे CH3, CH2 और Cl। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ देखो तो ये प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, जिसमें क्या होगा, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, यानी कि CH2 से जब क्या होगा, Cl जुड़ा होता है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी 1 डिग्री, है ना। अब जैसे मान लीजिए दूसरा हमारे पास है, हमने लिया CH3, CH और इसमें Cl लगा दिया और एक CH3 लगा दिया, ये क्या है बेटा, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये है सेकेंडरी, द्वितीयक, ये क्या है, द्वितीयक है, तो कार्बन श्रृंखला, लेकिन ये द्वितीयक कार्बन से दूसरे वाले कार्बन से हेलोजन डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एलिफेटिक यौगिक। यहां पर क्या है, ये तो है CH2, CH2 से जुड़ा हुआ Cl, तो ये कहलाएगा प्राइमरी 1 डिग्री। और यहां देखो CH से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसको कहेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इनमें क्या होना है कि जो ये प्राइमरी है, जहां पर भी CH2 से जुड़ा हो, ये CH2 का मतलब हो गया बेटा, इससे पहले केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप है इस वाले कार्बन से। ऐसे कार्बन परमाणु जिसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, उससे यदि हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा। ऐसे कार्बन परमाणु जिससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, उससे यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, है ना। तीसरा होता है जिसमें ऐसा कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन, जो क्या होगा, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, 1, 2 और 3, और उससे यदि हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा तो ये कहलाएगा बेटा हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो पहले हमने देखा कि एल्किल हैलाइड प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो सकते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो सकते हैं और टर्सरी एल्किल हैलाइड हो सकते हैं। तो ये वर्गीकरण है बेटा इनका, कि इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड को वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा एल्किल हैलाइड को हम क्या कर सकते हैं, उनकी संख्या के आधार भी कर सकते हैं। देखो ये तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या हो गए, एल्किल हैलाइड। अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं, देखो जैसे नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर,
हमने कहा कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यदि हम हैलोजन एटम की संख्या देखेंगे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या को देखेंगे, उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक हमारे पास है CH3 CH2 Cl है, इसमें कितने हैलोजन है बेटा, एक हैलोजन, ये हैलोजन है, एक हैलोजन इसके पास है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, मोनो हैलोजन कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको, मोनो हैलोजन। हिंदी में भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, मोनो हैलोजन, है ना। और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं मोनो हैलोजन। ये मोनो हैलोजन है, ये क्या होगा, मोनो हैलोजन परमाणु होगा। दूसरा हमारे पास होता है डाई हैलोजन। डाई हैलोजन में क्या होता है, जिसमें हैलोजन दो लगे हों। जैसे मान लीजिए हमने कहा CH3 CH और इस पर क्या कर दिया, एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl यहां, तो दो हैलोजन लगे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, डाई हैलोजन, ठीक है ना। ये हैलोजन परमाणु के आधार पर है कि कितने हैलोजन लगे। तीसरा हमारे पास हो सकता है ट्राई हैलोजन। ट्राई हैलोजन कैसे हो सकता है, यानी कि हमने CH3 लिया और C लिया और इस पे 3 हैलोजन लगा दिए, वहां से हाइड्रोजन कम हो रहा है और हैलोजन बढ़ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है ट्राई हैलोजन। तो इस प्रकार से भी क्या हो सकता है, हमारे पास हैलोजन के कंपाउंड भी बन सकते हैं। टेट्रा हैलोजन भी हो सकता है, इस एल्किल ग्रुप की जगह से इसको हटा दो और यहाँ क्लोरीन लगा दो, तो ऐसे भी हमारे पास हो सकते हैं, इसको कहा जाता है टेट्रा हैलोजन। तो इस प्रकार से हैलोजन परमाणु के जुड़ने से कितनी संख्या उसकी है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं मोनो हैलोजन। ये वर्गीकरण है बेटा, मोनो हैलोजन हो गए, दूसरा हो जाएगा डाई हैलोजन हो जाएंगे, ट्राई हैलोजन हो जाएंगे, 3 हैलोजन जुड़े हुए, और टेट्रा हैलोजन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगे कि उनसे जुड़ने वाले कंपाउंड के आधार पर, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण हमने बताए कि कैसे कैसे प्रकार से 1 डिग्री कौन से होंगे, 2 डिग्री हैलोजन कौन से होंगे, 3 डिग्री हैलोजन कौन से होंगे, है ना। तो उनके आधार पर यहाँ पर दूसरी चीजें भी थी बेटा, ये है यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हेलो एरिन्स भी, तो हेलो एल्केन्स हो गया, हेलो एरिन्स भी है ना। तो हेलो, ये तो हमें हेलो एल्केन्स का बताना है कि हेलो एल्केन्स किस प्रकार से हो सकता है, हेलो एल्काइंस क्या होगा, और एक हेलो एरिन्स भी होता है। हेलो एरिन्स क्या हो सकते हैं, एरीन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो हेलो एरिन्स हुआ, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। देखो यहाँ पर हम बेंजीन रिंग को एरीन्स कहते हैं। जो बेंजीन रिंग होती है बेटा, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6 और H6। थोड़ा हल्का इसके बारे में बता दें, देखो इसमें कार्बन 6 है, तो वैसे बनाए जो बेंजीन का मूल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, फिर एक कार्बन ऐसा लगा हुआ, फिर एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर, और एक कार्बन इनके बीच में। ऐसा है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो हम ऐसे बना देते हैं, जो हमने ऐसा बनाया हुआ है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, और इनके प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, प्रत्येक कार्बन पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो जो बेंजीन आप लोग जैसे देखते थे इस प्रकार से, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, कार्बन की संयोजक कितनी, 4। गुड, याद रखिएगा हमेशा कार्बन। यहां पर कितनी है, यहाँ कितनी दिखाई दे रही, यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, देखो 1 2 3, यहां भी देखोगे 1 2 3, तो इस 3 को पूरा करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड। तो अब 4 हो गए बेटे, तो इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, लेकिन इसकी क्या है अभी 3 है, और इसकी भी 3 है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड लगेगा, फिर 4 हो गए, है ना।
इस पे देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ लगा। तो ये है बेटा इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से। और जो ये डबल बॉन्ड हम लगा रहे हैं ना, ये जो डबल बॉन्ड लगा रहे हैं ये एक जगह फिक्स नहीं है। ये क्या नहीं बेटा, एक जगह फिक्स नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं। अभी यहाँ पर लिखा है, फिर दूसरी बार यहाँ चले जाते हैं। तो इसको कहा जाता है, इसके पास जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट के बाद एक आता है ना। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब बेंजीन में भी क्या होगा, यदि हैलोजन इस हाइड्रोजन को हटा दें, इसको क्या कहा मैंने, इसको हम जो बेंजीन रिंग होती है उसको एरीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरीन्स बोलते हैं। और इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन में हुआ है। तो ये बेंजीन रिंग फिर क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इसीलिए बेटा जो बेंजीन का जो मूल स्ट्रक्चर होगा, आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में देखा होगा, जो अच्छी किताबें होती है उसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर डॉटेड लाइन में ऐसे गोल दिखाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बेंजीन के रिंग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, है ना, इस प्रकार से घूम रहे हैं। तो वो एक रिंग के समान दिखाई देता है, इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है। और हेलो एरिन्स क्या हुआ, इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके हेलो एरिन्स बन जाते हैं। एक हाइड्रोजन हटा करके हेलो एरिन्स बनते हैं। तो ये है बेटा क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था,